everyone, this is CSCS Tezil Katarian with lots of energy. Let me start with this very important session and very short session on expected questions for January 2025 attempt. देखो ये वाला जो सेशन है ये सारा प्रेडिक्शन है, ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये प्रेडिक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज मैंने जो पास्ट आपके 4 अटेम्प्ट्स जो भी आरटीपीज थे उनको देखा है, एमटीपीज देखे हैं पिछले जो भी 3 अटेम्प्ट्स यानी कि 6 एमटीपीज देखे। इसके अलावा पिछले अराउंड 10-12 मैंने जो भी पीवाईक्यूज है वो देखे एंड देन ऑन दैट बेसिस मैंने ये पूरा प्रेडिक्शंस लाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपका पेपर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 3.5 डेज मैंने ऑलरेडी 3.5 डेज कैसे यूज करना है उस वीडियो में भी सेम बात बोली थी, आज भी मैं सेम बात बोलूंगी। 3.5 डेज आपके पास है, तो फॉर श्योर इंस्टीट्यूट पूरा ट्राई करेगा कि ये वाला जो पेपर हो वो ट्रिकी हो, ठीक है। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ करके जाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको ठीक है ना यार इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हम लोग पकड़ के चलते यूजुअली भी, क्योंकि पढ़ाते टाइम पे हम भी बताते कि भाई इतना कुछ बहुत खास नहीं, बहुत बार नहीं पूछते। बट इंस्टीट्यूट ऐसे टाइम पे जब आपके पास टाइम दिया जाता है ना, तो छुट्टी वाला, तब ऐसे टाइम पे ऐसा ही गेम करता है कि जो नॉट सो इम्पोर्टेंट होता है ना गलती से वही जानबूझ के डाल देता है, और आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना उसको छोड़ देता है। तो अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट करके आएगा क्योंकि उनको पता है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट वाला जो होता है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली वो बताने के लिए एक मैंने ये वीडियो बनाया। दूसरा, मैं एक स्पेसिफिक आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि भाई देखो जितने भी क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगी वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, आपको सब कुछ करना है, बट ये जो भी मैं बताऊंगी वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है। ओके, सो लेट मी गो वन बाय वन। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद एलएलपी। वैसे खोलने की भी जरूरत नहीं है, पूरा इतना दिमाग में छपा हुआ है एलएलपी, बट एक तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में आ गया डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जो मुझे ऐसा लगता है जो आने के पूरे चांस है वो है, एक तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, दूसरा मैंने स्पेसिफिकली बताया था पेज नंबर कुछ 6.6 चैप्टर यानी 5th चैप्टर है क्या, 5th या 6th है, हाँ 5th चैप्टर है, तो 5.21 होगा आपका, जहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन आता है जो मैंने स्पेसिफिकली जब पढ़ाते टाइम पे भी बताया था कि बॉस ये देखो ये क्वेश्चंस ऐसे है जिसकी आंसर तुम्हारे यहाँ एक्ट में नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का क्रिएशन है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये करके जाना बहुत अच्छे से, ये 5th वाला। उसके बाद ये 6th वाला इसेंशियल एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है इंस्टीट्यूट को वही आंसर चाहिए जो इधर लिखा हुआ है, जो उन्होंने सजेस्टेड में दिया, अपने मन से आप नहीं लिख सकते। तो 5th 6th नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद सेक्शन नंबर 7। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना, मैंने ये भी नोट किया है कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, अभी जैसे जनवरी का अटेम्प्ट है तो सितंबर का जो आरटीपी था उसके क्वेश्चंस यहाँ पे उठा के डालता है। सितंबर के आरटीपी में सेक्शन 13 पे क्वेश्चन डाला था, सेक्शन 14। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यही वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चन आएंगे, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज ऐड कर देना, सेक्शन नंबर 13। ये 6 क्वेश्चन को आप छोड़ के मत जाना एलएलपी के लिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन, वो एक अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलएलपी बेसिक, मतलब बहुत सारे पार्ट का मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट जो एक्सपेक्टेड है इस बार का वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप करके जाना, ये वाला स्पेसिफिकली पता नहीं क्यों गट फीलिंग है 5th वाला क्वेश्चन इस बार। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सबसे सिंपल है, ये भी छोटा है। इसमें अब ध्यान से बहुत बार मतलब एक्चुअल में जो आपके आरटीपीज है उसमें पूछा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने खुद नहीं पूछा पेपर में। तो एक तो सबसे पहला ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, ये जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेके टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, वो आने के पूरे चांस है। और दूसरा, लास्ट टाइम का जो आरटीपी है उसका कोई तो क्वेश्चन होगा, जाके चेक कर लेना, जो एक ही क्वेश्चन है उसका, पहला ही क्वेश्चन होता है आरटीपी का, तो पहला क्वेश्चन जाके चेक कर लेना। उन्होंने बात की है लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में, जो वैसे का वैसा वहां पे जो लिखा है उतना ही आपको लिखना है, तो वो है लॉ मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद ये हाई कोर्ट, उसके बाद इस बार मुझे लग रहा है एमसीए पे आ सकता है, एमसीए, आईबीबीआई एंड सेबी, ये जो 3 अथॉरिटीज है ना यहाँ पे, आईबीबीआई, एमसीए एंड आईबीबीआई, एमसीए एंड सेबी, ये 3 चीजें करके बहुत ज्यादा अच्छे से जाना। उसमें भी कोर्ट्स का पता नहीं क्यों गट फीलिंग है मेरा, एक ही क्वेश्चन अगर चूज करना है तो या तो कोर्ट या तो प्रोसेस, दोनों में से एक, पता नहीं क्यों गट फीलिंग बोल रहा है, बाकी भगवान जाने। उसके बाद इसके बाद मैं लेती हूँ कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट ऑनेस्टली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है इस बार जो आ सकता है वो ये है कि एक तो एनपीओ,
यानी कि एनपीओ मतलब वो अकाउंट्स बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी, उसमें भी एक कोई तो क्वेश्चन है, मुझे ये एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं, बट हाँ लास्ट टाइम के आरटीपी में जाके चेक करना, कंपनीज एक्ट का कोई तो एक क्वेश्चन है सेक्शन 8 पे, कुछ 18 वगैरह बाद बाद में होता है ना, तो 18 17 18 कुछ क्वेश्चन नंबर होगा, वो वाला जो क्वेश्चन है इन सेक्शन 8 को लेकर है, वो वाला टाइप वाला क्वेश्चन। एक तो सेक्शन 8 बहुत अच्छे से करो। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट तो छोड़ के जाने का स्कोप ही मत रखना। एंड उसके बाद ओपीसी पे इस बार मुझे चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आके गया हुआ है। इसके बाद स्मॉल कंपनी एक अच्छे से करो। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस जो है वो अच्छे से करो। उसके अलावा उसके बाद हाँ इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बच्चा बहुत इग्नोर करता है, तो प्लीज कृपया करके, हाँ मैं एक काम करूंगी, मैं इसके लिए भी आपका एक वन शॉट बनाने वाली हूँ कंपनीज एक्ट का। तो उसमें ना ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 3 4 पन्ने हैं आपको दिख रहे हैं, 5 पन्ने, इन सबको मैं 2 पेजेस में समराइज करके आपको दे दूंगी। वो 2 पेजेस बहुत अच्छे से करके जाना, ताकि पूरा इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स हो जाए आपकी। क्यों, क्योंकि ये अलग है, मतलब ये यूजुअल नहीं है। देखो कंपनीज एक्ट डिवाइडेड इनटू या तो डॉक्ट्रिन, या तो कॉर्पोरेट वेल, या तो टाइप्स ऑफ कंपनीज। बाकी जो बचा वो मिसलेनियस है ना कचरा, उस पर बच्चा ध्यान नहीं देता। और इंस्टीट्यूट इस बार पूरा, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ऑड ही अलग से ही पूरा पेपर होगा, बट पूरे चांस है 20 मार्क का तो अलग ही होगा। तो आप वो, अगर आपको पता है कि अलग होगा थोड़ा सा मेंटालिटी, तो आप भी अलग क्वेश्चंस करके जाओ। तो एक तो इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगी, 2 पेजेस में वन शॉट में डाल दूंगी, आप वो देख लेना। उसके अलावा एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल दिख रहा है आपको। अब इंस्टीट्यूट ने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की जगह पूछा काइंड्स ऑफ कैपिटल, ये दिसंबर 23 की बात है, और सारे बच्चे ये लिख के आए काइंड्स ऑफ कैपिटल, मतलब समझ रहे हैं तुमको क्या बोल रहे थे वो, काइंड्स ऑफ कैपिटल मतलब वो चाहिए था उनको ये, कि वोटिंग राइट्स एंड विदाउट वोटिंग राइट्स वाला, उनको वो चाहिए था। बच्चा लिख के आता पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, क्लासिफिकेशन, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स, तो मतलब वो फोकस रखना उस वर्ड पे। एंड इसके अलावा और एक क्वेश्चन था कि इक्विटी शेयर कैपिटल डीम टू बी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कब डीम टू बी इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर किया जाएगा, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो आपको ये समझना है, दिसंबर 23 का पीवाईक्यू में मैंने क्वेश्चन देखा, तो बच्चा यहाँ पे गलती करेगा और उसको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सब कुछ करके जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है ये छोड़ के जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा कॉर्पोरेट वेल में जो एक केस लो है दिनशॉ मानिजी पेटेंट वाला, एक थोड़ा सा ठीक से करके जाओ। इसके अलावा ये वाला जो केस लो है ना, ये बच्चा इग्नोर करेगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ये बस ये थोड़ा सा, बहुत नहीं, बट हाँ ये देख देख लेना एक बार। इसके अलावा मकौरा का केस लॉ, एक मकौरा का केस लॉ इन एंड दिनशॉ मानिजी पेटेंट वाला केस लॉ, ये बहुत बड़ा चांस है इस बार ये क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ये तो हाँ इतना तो करके ही जाना। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मकौरा का केस, ये बहुत अच्छे से करके जाना, इस बार बहुत चांस है ये चीजें आएंगी। तो मैंने बता दिया, एक बार आप अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लेना, आपको समझ जाएगा कंपनीज एक्ट में क्या क्या करना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कंपनीज एक्ट के बाद चलते हैं सोगा पे चले। सोगा का यूनिट नंबर 1, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ जो टाइप्स ऑफ जो गुड्स है वो, उसमें उसके बाद जो टाइप्स ऑफ डिलीवरी है वो, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव वगैरह वो। उसके बाद ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वर्सेस हायर परचेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। इसके अलावा आरटीपी में एक क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर, जो कि यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है, इसके सेक्शन नंबर 8 से भी रिलेटेड है। तो ये जो सेक्शन 8 है ना यहाँ पे, ये जो सेक्शन 8 है, इस सेक्शन 8 सेक्शन 24 को मिला के कुछ नंबर था, लेट मी जस्ट चेक दैट नंबर। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 11 लिख के रखो, लास्ट सितंबर 24 के आरटीपी वो मिल जाएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ का जो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो करना, वहाँ पे सेक्शन 24 सेक्शन 8 स्पेसिफिक गुड सबको मिलाकर उन्होंने आंसर लिखा है, तो वो ध्यान से देख लेना। तो ये यूनिट नंबर 1 काफी है। यूनिट नंबर 2 तो पूरा करके जाओ, कुछ मत छोड़ना, 100% क्वेश्चन है ही उसमें से। तो जब पता ही है उसमें से क्वेश्चन आना है, तो छोड़ के जाने का क्वेश्चन ही नहीं आता। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करती हूँ, सेक्शन 24 मैंने बता दिया। इसके अलावा यूनिट नंबर 3, लेट मी जस्ट चेक, ट्रांसफर, हाँ वो जो है ना ट्रांसफर बाय नॉन ओनर्स, ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर बाय नॉन ओनर्स, सेक्शन 27।
वो और ट्रांसफर बाय नॉन ओनर्स बाय वो बेलमेंट में भी सेम है, तो वो ध्यान रखना कि वो आएगा। तो वो सेक्शन 27 छोड़ के मत जाना। अनपेड सेलर, जो राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ लियन, अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि भाई इसमें यूजुअली बच्चा सब कुछ सेलर के पर्सपेक्टिव से करता है, वो बजाने के लिए बायर का भी डाल सकते हैं या तो ऑक्शन सेल का। तो ऐसा मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ थोड़ा सा ये वाला जो यूनिट है ना, स्पेसिफिकली यूनिट 4 एंड यूनिट 2, वो तो बहुत अच्छे से करके जाना, बिकॉज श्योर शॉट है कि आना ही है। इस श्योर शॉट में भी आप मन से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आधे घंटे का एक सेल ऑफ गुड सेट का एक सोगा का बनाया हुआ वीडियो स्पेसिफिकली इसका, तो बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ है, तो वो देख लेना। आपका उतना देख लोगे ना हैंड रिटन नोट्स, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उतना लिखो बस, उतना काफी है। तो वो आप सर्च कर लेना मेरे नाम के साथ, आगे सोगा डाल देना, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 4 वीडियोस का, चारों यूनिट्स का अलग अलग है। चौथे और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का मैंने हैंड रिटन नोट्स भी डाला हुआ है, वो ले लेना, ठीक है। तो सोगा हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन नंबर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 6, और उसपे भी केस स्टडी बेस्ड आएगा, मतलब बताएंगे भाई तुम बताओ कि ये पार्टनरशिप है या नहीं वाले, जो बहुत सारे क्या सिचुएशंस होते हैं वो काफी बार पूछे गए हैं। तो सेक्शन 6, उसके बाद सेक्शन 28 होल्डिंग आउट वाला पार्टनर, एंड सेक्शन 7 की पार्टनरशिप बाय विल, जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स्ड वाला पार्टनरशिप, वो जो सेक्शन 7 है वो भी। तो सेक्शन 7 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, धोनी वाला। वहां पे मैंने सिखाया था आपको कैसे याद करो, वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है, तो सेक्शन 7। तो वो 3 चीजें यूनिट नंबर 1 के बारे में। मुझे इतना यूनिट याद है ना कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता रही हूँ, मुझे यूनिट को ढूंढने की भी जरूरत ही नहीं पड़ रही। उसके बाद जब बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा है सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22, ठीक है। वो जो इम्प्लाइड अथॉरिटी स्पेसिफिकली जो उसके एक्सेप्शंस है कि भाई इम्प्लाइड नहीं है कब माना जाएगा, वो ध्यान से करना। उसको उन 4 सेक्शंस को क्लब करके क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा अलग नहीं आएगा, वो क्लब करके क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन 19 अच्छे से करो। उसके बाद सेक्शन 29 अच्छे से करो। सेक्शन 33 इतना मत करना इस बार। सेक्शन 36 अच्छे से करो। उसके अलावा गुडविल, डिफाइन गुडविल का एक क्वेश्चन है एंड में, ठीक है, इसके एंड में होगा, वो आप अच्छे से करो। उसके अलावा सेक्शन 30 माइनर अच्छे से करो। 14 मैंने बोल दिया, 14 का भी गुडविल का बस डेफिनेशन। सेक्शन 16 अच्छे से करो, सेक्शन 16 अच्छे से करो। 17 छोड़ देना, ये बाकी कुछ काम का नहीं। 19 करो। उसके बाद तो मैंने बता दिया तुमको, तो ये सब साथ में करना है। 23 ठीक है, 24 भी ठीक है, इतना कुछ नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये अच्छे से करना 29 ना, ये मैंने बता दिया। 29, 30 अच्छे से करो। उसके बाद मैंने 36 बताया। देखो ये जो 30 से लेके 36 तक के हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, 37 तक के, बट उसमें अब कोई भी आ सकता है, पूरे पूरे चांस है, तो ये ठीक से करके जाना 37 तक, ओके। बट उसमें भी 33 ठीक है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आके गए हैं। तो अब ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट डालेगा नहीं, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूट डाल भी सकता है, बट वो ऐसा ना कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। एंड उसके बाद डिसोल्यूशन में एक तो डिफरेंशिएशन सेक्शन 69 सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का ही सेक्शन है। देखो ये बहुत छोटा यूनिट है, इसको छोड़ के मत जाओ ना, मैंने देखा बच्चे इसी को छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे एक तो एंड में है तो उस चक्कर में छोड़ देते। मैंने एक ही वीडियो बनाया हुआ है, सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ होगा, 5th वाला वीडियो होगा इस पे। एक ही वीडियो है, देख के खत्म कर देना चाहिए। तो बट सेक्शन 69 बहुत अच्छे से करो, इस पे केस स्टडी आ सकता है। इसका डिफरेंशिएशन आके गया है तो चांस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। इसके अलावा ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, ये जो भी केसेस है ना ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। सेक्शन 48 अच्छे से करो, ये केस स्टडी आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे ना क्या, एक तो हाँ कैलकुलेटर लेके जाओ प्लीज, लॉ का पेपर हो, भले ही लॉ का पेपर हो, 2 कैलकुलेटर लेकर जाओ चलेगा, बट कैलकुलेटर लेके जाओ। सेक्शन 48 पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मेरे जैसा होगा तो मैं तो जानबूझ के 48 49 मिक्स करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मेरा बनता है, मैं वो सम डाल दूंगी, फिर आप आंसर करते रहना, क्यों, क्योंकि बच्चा बाकी सब करके आएगा, ये छोड़ के आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रिकी है इस बार। उसके बाद बात करते हैं हम अगला है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल में पहला तो सिंपल है, प्रोमिसरी नोट पहले करो अच्छे से। इस बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोमिसरी नोट वो सिमिलर ही है, तो प्रोमिसरी नोट अच्छे से करो। सेक्शन 138 अच्छे से करो।
उसके बाद जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, उसमें इनकोएट एंड ऑटोनॉमस वाला जो है वो थोड़ा सा अच्छे से करना है इस बार। उसके बाद आई बिलीव इतना ही ठीक है। 130 बहुत अच्छे से जो करना है, 138 बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ये वाला बहुत अच्छे से करना है, कौन सा वाला, प्रोमिसरी नोट एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से करने हैं, एंड वो जो टाइप्स है उसमें भी इनकोएट वाला थोड़ा सा अच्छे से करना। अच्छा, बाय द वे, किसी कोई तो स्टूडेंट था जिसने मुझे मैसेज किया तो था कि इनकोएट एंड ऑटोनॉमस, शायद जितना मुझे याद है, मैंने मैसेज ओपन किया, बट मैं उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो मैं मुझे जब थोड़े टाइम के बाद याद आया था नेक्स्ट डे, तो मैंने वो ढूंढने की कोशिश की कि यार कौन से बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं याद। ओके, वो मुझे नहीं मिला। तो अगर जो भी बच्चा था, सॉरी, मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया होगा, तो आप क्या करो, बस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, एक ही है, एक ही वीडियो स्टार्टिंग का, तो उसके एंड में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा इनकोएट एंड ऑटोनॉमस। नहीं मिला तो वापस से मैसेज कर देना, अगर वो भी आपको नहीं समझ आया तो वापस से मैसेज कर देना, आई विल रिवर्ट बैक। बट मुझे वो नहीं मिला मैसेज, इसलिए फिर मैंने गलती से ओपन किया ना, तो अब वो चला गया, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता है वो मैसेज, इसलिए मैंने रिवर्ट बैक नहीं किया होगा। तो आप उतना देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये वाला जो है ना, इस पे सबको मिला के छोटे छोटा वन लाइनर थोड़ा सा देख लेना। ये ठीक है, रूल्स और कॉम्पेंसेशन इतना कुछ नहीं। डन। अब चलते हैं मेन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने सबसे पहले बाकी सारे खत्म किए, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइप्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर, बहुत चांस इनविटेशन टू एन ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर पे आने की, वो भी केस स्टडी। उसके बाद साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस, वो बहुत अच्छे से, बिकॉज वो दो तीन चीजें क्लब करके मैंने पढ़ाते टाइम पे भी सिखाया था तुमको। उसके बाद रिवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसके लिए भी ध्यान से समझ लो, रिवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेकर मैं, जब आपका मेन एग्जाम टाइम आएगा, 12 13 14 15 जो भी टाइम है आपके पास, उस टाइम पे 15-20 मिनट का एक सेशन डाल दूंगी रिवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेकर। आपको उसी सेशन में ही याद भी करवा दूंगी, क्योंकि फिर वो टेलीफोन पे वो अलग अलग सिचुएशन सारा केस स्टडी क्लिक करके मैं ही डाल दूंगी। आप 20 वो मिनट्स देख लेना, आपका काम हो जाएगा। वहीं पे मैं याद भी करवा दूंगी आप लोगों से जो आपको लिखना है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा आप, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करके आप बाकी सब कर लेना। तो टाइप्स ऑफ ऑफर हो गया, इनविटेशन टू एन ऑफर हो गया, रिवोकेशन कम्युनिकेशन हो गया, साइलेंस वाला हो गया, और एक क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर के एंड में आपको मिल सकता है 4 मार्क के लिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर एज एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको लेकर एक्सप्लेन करो, 4 मार्क के लिए बहुत बार पूछते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर फेंक नहीं सकते तुम। अरे ये ऐसे क्वेश्चन है ना यार, तुम फेंक नहीं सकते यहाँ पे, अगर तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देख लेना कहीं ना कहीं तो होगा। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें केयरफुल रहना, वो थोड़ा सा ठीक से देख लेना। उसके बाद सेकंड वाला चैप्टर, मुझे ऐसा लग रहा है सेक्शन 25 इज वेरी मच ओवर हाइप्ड। तो वो इतना हाइप हो चुका है ना कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है जो आएगा वो होगा तुम्हारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये दुर्ग प्रसाद वाला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये लीगल रूल्स बहुत अच्छे से करो और प्रिविटी बहुत अच्छे से करो। सेक्शन 25 इज क्वाइट हाइट। तो अगर यहाँ से एक तो दुर्ग प्रसाद वाला, और ये जो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला है ना, ये वाला और ये वाला लीगली फाउंड वाला, ये वाले पे केस स्टडी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से करो। वो डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रिविटी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से करके जाना, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपका एट द एंड डायरेक्ट क्वेश्चन हो या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको आंसर प्रोविजन में दोनों में सेम ही लिखना होता है। केस स्टडी में बस आप वो प्रोविजन में लिखते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप पूरा लिखते हो। तो ये पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम देखो कि डायरेक्ट आएगा या केस स्टडी आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको करना ही है। एट द एंड देखो, केस स्टडी में लिखना क्या होता है, प्रोविजन लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना है। जिसको प्रोविजन आता है उसको कंक्लूजन आएगा। प्रोविजन में वही लिखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखते हो। तो ये पर्सपेक्टिव में एनर्जी वेस्ट कम करो, टाइम खराब कम करो। डायरेक्टली आप कर लेना ये वाला दुर्ग प्रसाद वाला। लीगल रूल्स थोड़ा सा देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन, बट हाँ ये दोनों पे और उस पे केस स्टडी आ सकता है। एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छे से करके जाना। देन उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बॉस। इसमें पहले माइनर, माइनर में भी तुमको याद होगा तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। कोई एक बच्चा है जो एमकॉम कर रहा है और वो माइनर है, तो आपने मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी किया, मैम एमकॉम कर रहा है तो माइनर कैसे होगा। तो मैंने बोला भाई अज्यूम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन, और शॉपकीपर, माइनर शॉपकीपर से कुछ बाय करता है, तो वो माइनर के वो पर्सपेक्टिव से जो 2 क्वेश्चन है वो अच्छे से करो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड, इन 3 में से कुछ तो आएगा। उसमें भी मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक का वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और वो ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को समझ नहीं आता, ठीक है।
तो वो थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। ऐसा नहीं कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस को इग्नोर करो, बिकॉज देखो ये जो 5 है ना तुम्हारे कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस, ये 5 जो है ना तुम्हारे, उन 5 में से 2 क्वेश्चंस तो 100% आते हैं, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, तो कोई भी आ सकता है। तो तुम्हारा जो आरओआई है ना ये कॉन्सेप्ट करने का, वो बहुत हाई है, ठीक है। तो आप ये पांचों करो, बट उसमें भी मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक के जो केस स्टडी है स्पेसिफिकली उस पर ध्यान देना, उस पे आएगा इस बार। एंड उसके बाद ये जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस पे तो छोड़ के जाने का स्कोप ही मत छोड़ो। ये लीगल ऑब्जेक्ट, ये जो भी है ना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे कुछ भी बचा सकते तुम्हारी, तो ये छोड़ ही नहीं सकते। इसके लिए अगेन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक वन शॉट डालूंगी 12 तारीख को, तुम्हारा पेपर होने के बाद वन शॉट में ये बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी, तुम देख लेना। इसके अलावा जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा सेक्शन 27 एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, किधर गए वेजरिंग, वेजरिंग, हाँ वेजरिंग, ये बहुत अच्छे से करो, ठीक है, वेजरिंग एंड सेक्शन 27। उसके बाद चलते हैं, कहाँ पे गया, फोर्थ, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले तो 59, 60, 61, उसके बाद ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाला जो था वो, ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है 56 वाला वो, एंड उसके बाद ये जो डिस्चार्ज है ना, नोवेशन और वो सब था ना, किधर है 59, 60 मैंने बताया। अब देखो इसका, इसको लेकर भी 7 मिनट का वीडियो बनाया, एक 3 कॉलम में आपको पूरा ये जो लिख रहे हैं 4-5 लाइंस में मैंने कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो का, 7 मिनट का है, देख लेना। वो बहुत अच्छे से करके जाना, क्या लिखना है क्या नहीं, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट बताया वैसा ही आएगा, बस नाम बदल दिया जाएगा और अमाउंट बदलेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा उस क्वेश्चन के पैटर्न में, तो वो देख लेना। इसके अलावा नोवेशन रिसेशन ये वाला जो है ना इसमें आ सकता है, तो डिस्चार्ज अच्छे से करके जाना। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन है जो आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है, हाँ देखो डिस्क्रिप्टिव वाला यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ। उसके अलावा जो लिक्विडेशन डैमेज एंड उसका जो डिफरेंशिएशन है सेक्शन 24 का, अलोंग विद द गवर्नमेंट का एक्सेप्शन, वो अच्छे से करके जाओ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस बार हाइप हो चुका है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस हाइप हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ सकता, बट मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि 2 मार्क के लिए विंडिक्टिव डैमेज को एक्सप्लेन करने के लिए लगाएंगे, और 4 मार्क के लिए या तो डिफरेंशिएशन आएगा लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी का, या तो फिर ये जो एंटीसिपेटरी वाला क्वेश्चन है वो आएगा, तो उधर थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बचा, अरे यार कितनी बार, इसके बाद बचा क्वासी एंड कॉन्टिजेंट, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, क्योंकि उस स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो बहुत अच्छे से करना। ऐसा नहीं कंटीजेंट नहीं आ सकता, बट क्वासी के चांस थोड़े से ज्यादा है। इसके अलावा एजेंसी बहुत अच्छे से करो, लास्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं दिखा ढंग से, एजेंसी बहुत अच्छे से करो, बहुत चांस है बड़ा। एजेंसी का मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला हुआ है अलोंग विद हैंड रिटन नोट्स, सर्च कर लो मिल जाएगा। उसके बाद गारंटी, उसमें भी श्योरिटी को लेकर सब्रोगेशन का जो सेक्शन नंबर 140 है वो, मतलब मेरे दिमाग में इतना मॉड्यूल छपा है, मैं सिर्फ वो टॉपिक का नाम देख रही हूँ, पूरा मॉड्यूल का वो पूरा पेज आ चुका है, तो मैं अब बस आपको बताया जा रही हूँ कि कहाँ पे है, आप देख लेना बस आपके इसमें गारंटी है। इसका भी मैंने एक 8 पेजेस का समरी बनाया हुआ है, उसका भी वीडियो पड़ा है, यू गो एंड चेक दैट वीडियो। बेलमेंट प्लेज के भी हैंड रिटन नोट्स है, प्लीज चेक करो, वीडियोस चेक करो, बहुत काम की चीजें डाली हुई है वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद श्योरिटी के राइट्स, को श्योरिटी, जॉइंट को श्योरिटी वगैरह, देखो या तो जॉइंट, जो आपका क्या बोलते हैं जॉइंट प्रॉमिस, और जो सेक्शन 40 वगैरह थे याद है 40-41 वाले, वो सीरीज वाले जॉइंट में आ सकता है, या तो जॉइंट श्योरिटी का आ सकता है, तो थोड़ा गारंटी पे थोड़ा सा ध्यान देना। एंड देन एंड में बेलमेंट प्लेज, बेलमेंट प्लेज देखते हैं, बेलमेंट प्लेज में लेट मी जस्ट चेक। बेलमेंट प्लेज का मैंने बहुत ऐसा बेलर को लेकर थोड़ा बहुत देखा है लास्ट अटेम्प्ट में, बाकी इसका प्रोबेबिलिटी, हाँ लियन अच्छे से करो इस बार, लियन लियन पर्टिकुलर जनरल लियन अच्छे से करके जाना, फाइंडर ऑफ द गुड्स अच्छे से करके जाना। उसके बाद रॉन्ग डूअर, ठीक है लास्ट टाइम आया है तो आई डोंट थिंक सो। उसके बाद ऐसा नहीं है हाँ कि करना ही नहीं है, करना है, बट बहुत ज्यादा जो फोकस वाले वो मैं बता रही हूँ तुमको। उसके बाद क्या कर सकते हैं, और कौन सा आ सकता है, लियन के स्कोप है बहुत ज्यादा, लियन या तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या तो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा प्लेज में क्या क्या है, अच्छा हाँ इनके कोई ना कोई राइट्स या ड्यूटीज में से कुछ तो आएगा, हाँ, ये वाला प्लेज बाय नॉन ओनर्स, ये देख के जाना, और ये डिफरेंस, ठीक है। तो इतना तो आप देख के ही जाना बहुत अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है, मतलब चांस है। अब बहुत ध्यान से समझ लेना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि देखो और क्वेश्चंस आएंगे इस बार,
बट आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगेन सेम चीज, डरना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको एक मेरा इंसिडेंस बता के आपको मतलब ये क्विट करूंगी, क्यों? क्योंकि मतलब ये सेशन खत्म करूंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट था, ऑडिट का पेपर था, 2 दिन की हमें भी छुट्टी थी, ठीक है। तो आप सबको पता है सीए फाइनल में स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग करके आता है, एंड जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50 वगैरह होते हैं, एंड बचे हुए सारे मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। 2 दिन की छुट्टी थी, आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड। तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, पूरा टेम्परेचर 105 वगैरह ऐसे ऐसी हालत में थी, 102, कुछ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट डे कैसे, तो एक दिन मेरा छुट्टी का वेस्ट हो चुका है, जब सब पढ़ रहे हैं, और पेपर के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, सब प्रिपरेशन टाइम की बात नहीं कर रही। 2 दिन की छुट्टी में से एक दिन की छुट्टी मेरी वेस्ट हुई, अब बचे मेरे पास सिर्फ एक ही दिन पढ़ने के लिए, ठीक है। जिस दिन भी मैं पेपर देकर आई थी वो दिन, नेक्स्ट डे मेरा पूरा एक दिन छुट्टी का वेस्ट, एक ही दिन बचा मेरे पास जहाँ पे मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम था। अब मैंने इतना दिमाग लगाया, मैंने बोला एक काम करते हैं, सारे छोटे टॉपिक्स करके जाते हैं, एंड जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उतना मुझे अपने ऑनेस्ट मतलब अपने एफर्ट्स पे इतना भरोसा था कि मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स किए हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो मैंने सिर्फ नंबर्स याद किए, नंबर गेम तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो नंबर्स याद किए, उसके नाम याद किए, और बस कीवर्ड्स देखे, मैंने एक लिस्ट बना के रखा होता, तो कीवर्ड्स दो चार कीवर्ड्स लिख के रखे थे, भाई ये चिपका देने के वर्ड्स। तो ऐसा कि मैंने ऑनेस्टी के साथ, जब मैंने प्रिपरेशन टाइम में मैंने एक ऐसा चार्ट बना के रखा था, मैंने सिर्फ वो पढ़ा 2 घंटे, 1 1.5 घंटे 2 घंटे में मैक्स, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया 1 घंटे में, एंड मैंने सारे छोटे टॉपिक्स किए, ठीक है। और बच्चे 1.5 दिन तक, 1 1.5 दिन सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर रहे हैं। मेन एग्जाम डे आया, एग्जाम डे के टाइम पे मैं स्टेज मतलब जब मैं स्टेज पर चढ़ रही थी तभी पे मैं मेरी किताब, बिकॉज पढ़ाई नहीं हुई थी, तो ऑनेस्टली मैंने किताब ओपन रखी थी, पढ़ रही थी। हुआ ये, उस अटेम्प्ट में बच्चों की बैंड बजाने के लिए इंस्टीट्यूट ने गेम ये किया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क का आया, जबकि यूजुअली 40 मार्क्स का पेपर उस पे होता है। सिर्फ 8 मार्क का क्वेश्चन डाला, बाकी सब कुछ छोटे चैप्टर्स पे डाला। बाकी लोगों ने छोटे चैप्टर्स नहीं किए थे, सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे फोकस किया था, मैंने उल्टा गेम किया था। अगर मैंने उस वक्त, आप सोचो, अगर मैंने माइंड मेरा इतना, अगर मैंने ये सोच के निगेटिव कर दिया होता ना कि यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बाकी लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए, उनका ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं खत्म था मेरा गेम, खेल मतलब खेल वही खत्म था मेरा। आपको ये समझना है उस टाइम पे, वो भी मैं ये भी बोल दूं, जो 8 मार्क के जो क्वेश्चन आए थे, यू वोंट बिलीव, मैं एग्जाम हॉल के बाहर, पता नहीं क्यों ऐसा, किताब मेरी जब ओपन थी, वही क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा, किताब बंद की, अंदर आई, वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, वही क्वेश्चन मेरे सामने था, सेम क्वेश्चन, गोइंग कंसर्न, आज भी याद है मुझे। तो गोइंग कंसर्न के ऐसे पे वो क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे 560 था वो। तो आपको ये समझना है कि आप मतलब बोलते हैं ना कि देखो, बहुत सारा, बहुत जनों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, ठीक है, बट यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, पहली बात। क्योंकि उन्होंने जो भी पढ़ना था वो पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ना था वो आपने पढ़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, वही एग्जाम में आया, सब कुछ छोड़ के आए थे, और बेचारा जो दूसरा बंदा होगा, वो बेचारा बहुत मर मर के मेहनत किया होगा, बहुत कुछ पढ़ के आया होगा, वही एक क्वेश्चन बेचारे ने छोड़ा होगा, वही एग्जाम में आएगा। तो अब आप सोचो, जिसने बहुत मेहनत की लेकिन वो क्वेश्चन एक छोड़ा वही एग्जाम में, और जिसने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा वही एग्जाम में, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। तो आप सोचो, जस्टिफाई करो कि किसका सक्सेस ज्यादा सही होगा, इसका या इसका। यू कांट, मतलब ये पर्सपेक्टिव है एट द एंड, ठीक है। तो इसका बेचारे का नसीब खराब, इसका नसीब अच्छा, तो आपको भी नहीं पता आपका क्या होगा। आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ जाओ, निगेटिविटी मत रखना, क्या होगा क्या नहीं, बस करते रहना, जो भी बोला गया है अच्छे से करते रहो, एंड जितना भी हो सकता है उतना सिर्फ सिर्फ पढ़ाई पे टाइम देना, फालतू की चीजें सोचने में नहीं। लोगों से मत पूछो, दोस्तों से मत पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस फोकस करो एंड पढ़ते रहो। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय। शेयर करो यार स्टूडेंट्स के साथ, लाइक भी किया करो थोड़ा बहुत, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि यार हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक जा रहा है, स्टूडेंट्स उसको मतलब एडमायर कर रहे हैं एंड फॉलो भी कर रहे हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, विल मीट सून।